नमस्कार दोस्तों, हेडलाइंस ऑफ द डे की इस सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज डेट 22 दिसंबर और आज के द हिंदू में जो इंपॉर्टेंट खबर है हम उसे एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन हमेशा की तरह एपिसोड की शुरुआत करेंगे एक मोटिवेशनल कोट के साथ। तो कोट है, शांति राजनीतिक या आर्थिक बदलाव से नहीं आ सकती बल्कि मानवीय स्वभाव में बदलाव से आ सकती है। ये कथन है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे हमारे पिछले अभ्यास प्रश्न को। प्रश्न है, ब्लू बर्ड संचार उपग्रह का प्रक्षेपण इसरो के किस मिशन के अंतर्गत किया जाएगा। आपके ऑप्शंस हैं ए गगनयान 1, बी PSLV C60, सी LVM-3 M6 या डी SSLV D3। और इस प्रश्न का सही उत्तर था LVM-3 M6। आप इसके एक्सप्लेनेशन को हमारे पिछले एपिसोड में जाकर के देख सकते हैं। और इसी के साथ एपिसोड की शुरुआत करेंगे हमारी पहली न्यूज के साथ। न्यूज है, सेंटर रिजेक्ट माइनिंग पुश चार्ज बिहाइंड अरावली डेफिनेशन। ये टॉपिक आपका GS पेपर 3 एनवायरमेंट से संबंधित है, साथ ही आपका GS पेपर 2 पॉलिटी से भी संबंधित है। तो न्यूज क्या है समझ लेते हैं। तो केंद्र सरकार पर यह आरोप लगाया गया कि नई अरावली परिभाषा से खनन बढ़ेगा, लेकिन सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने इसे मजबूत संरक्षण बताया है। अब ये समझते हैं सबसे पहले कि अरावली आखिरकार इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो जैसा आप सभी को पता है कि अरावली भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, जो कि गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली से होकर गुजरती है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 1.44 लाख वर्ग किलोमीटर है और ये दिल्ली का फेफड़ा है। जल संरक्षण, वन्यजीव कॉरिडोर, कार्बन सिंक और प्रदूषण नियंत्रण के लिए भी ये काफ़ी ज़रूरी है। अब समस्या क्या आ रही है? समस्या ये आ रही है कि अस्पष्ट सीमाओं से अवैध खनन बढ़ा, जिससे कि जैव विविधता नष्ट हुई। अब पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने की समिति ने सिफारिश की, जिसे कि सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया। सरल शब्दों में कहे तो एक नई परिभाषा दी गई अरावली पहाड़ी की, जिसमें ये कहा गया कि स्थानीय भूभाग से 100 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई वाली कोई भू आकृति ही जो है कि पहाड़ी के अंतर्गत आएगी। साथ ही साथ पर्वतमाला की परिभाषा ये दी गई कि एक दूसरे से 500 मीटर के दायरे या अधिक ऐसी पहाड़ियों का समूह होगा। अब ये जो है हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली के ज़िलों में लागू किया जाएगा, जहाँ से ये अरावली पर्वत होकर के गुजरती है। हालांकि ये परिभाषा जो स्पष्ट और वैज्ञानिक है, पहले की अस्पष्टता दूर करती है। अब सरकार के अनुसार अरावली के कुल जो है 1.44 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में से केवल 0.19% क्षेत्र में ही खनन की अनुमति है। शेष संपूर्ण अरावली क्षेत्र संरक्षित है। अब इसका सकारात्मक प्रभाव ये भी है कि इससे साफ सीमाएं होंगी, अवैध खनन रुकेगा, जैव विविधता बचेगी, साथ ही साथ जलवायु परिवर्तन से लड़ाई भी मजबूत देखने को मिलेगी। अब इसी के साथ इसमें अरावली हरित दीवार पहल की भी शुरुआत की गई थी, जो कि 2025 में शुरू की गई थी। और इसमें यह था कि केंद्र सरकार ने अरावली हरित दीवार परियोजना शुरू की थी और इसका उद्देश्य अरावली पर्वतमाला के चारों ओर 5 किलोमीटर के क्षेत्र में हरियाली बढ़ाना है, और ये गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के 29 जिलों को कवर करती है। इसी के साथ इस परियोजना का लक्ष्य जो है कि वो 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर खराब भूमि को पुनर्स्थापित करना और मरुस्थलीकरण के खिलाफ पारिस्थितिकी लचीलेपन को मजबूत करना है। और इस लिहाज से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अब इसी के साथ आगे बढ़ेंगे अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। न्यूज़ है, सुपर किलोनोवा डबल मॉमी। ये जो टॉपिक है ये आपके GS पेपर 3 साइंस एंड टेक से संबंधित है। तो न्यूज़ क्या है इसे समझ लेते हैं। सुपर किलोनोवा के बारे में समझेंगे तो सुपर किलोनोवा एक दुर्लभ ब्रह्मांडीय विस्फोट है, जो कि सामान्य किलोनोवा से ज़्यादा चमकीला होता है और ज़्यादा शक्तिशाली होता है। और इसमें होता क्या है कि जब दो न्यूट्रॉन तारे आपस में टकराते हैं तो वो भारी रेडियोधर्मी तत्व जैसे कि सोना हो गया, प्लेटिनम हो गया और नियोडिमियम पैदा करते हैं, जो कि क्षय होते हुए प्रकाशीय और अवरक्त उत्सर्जन उत्पन्न करते हैं और इसे किलोनोवा कहा जाता है। सुपर किलोनोवा में अतिरिक्त ऊर्जा आती है क्योंकि विलय के बाद कुछ पदार्थ वापस गिरकर गर्म हो जाते हैं, जिससे कि ये ज़्यादा नीला, चमकीला और लंबे समय तक दिखाई देता है। अब IIT बॉम्बे, भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान बेंगलुरु और अंतर्राष्ट्रीय टीम ने 1.3 अरब प्रकाश वर्ष दूर AT2025 ULZ नामक चमकीले स्रोत का अध्ययन किया, जो कि एस्ट्रोफिजिकल जर्नल लेटर्स में प्रकाशित किया गया। और शुरू में 3 दिनों तक यह किलोनोवा जैसा लाल चमक वाला लगा, फिर सुपरनोवा जैसी नीली चमक में बदल गया। और ये खोज भारी तत्वों की उत्पत्ति समझाती है। और वैज्ञानिक महत्व की बात करें कि ये खोज किस लिए इंपॉर्टेंट है, तो इससे भारी तत्वों की उत्पत्ति को समझने में सहायता मिलेगी। साथ ही साथ इससे गुरुत्वीय तरंगों से जुड़ा है तो इसको भी समझने में सहायता मिलेगी। और ये ब्रह्मांडीय रसायन शास्त्र में भी सहायक माना जा रहा है। और अब इसी के साथ आगे बढ़ेंगे अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। न्यूज़ है, प्रेसिडेंट ग्रांट्स एसेंट टू रूरल जॉब्स बिल सेंटर लिस्ट इट्स 4 फोकस एरिया। तो ये जो टॉपिक है ये आपका GS पेपर 2 पॉलिटी से संबंधित है, साथ ही आपका GS पेपर 3
इकोनॉमी से भी संबंधित है। तो न्यूज़ क्या है इसे समझ लेते हैं। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण या वीबीजी रामजी विधेयक को मंजूरी दे दी है, जो कि पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम या मनरेगा का स्थान लेगा और इसका नया नाम है वीबीजी रामजी ग्रामीण। अब इसमें मुख्य बदलाव और विशेषता की बात करें तो इसमें जो पहले मनरेगा था उसमें काम की गारंटी जो है वो 100 दिन थी और वर्तमान में काम की गारंटी 125 दिन प्रति वर्ष है। और इसी के साथ बेरोजगारी भत्ता भी है, मजबूत प्रावधान और मजदूरी देरी पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। बजट की बात करें तो ग्रामीण विकास के लिए कुल 1,51,282 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। और इसी के साथ इसमें 4 मुख्य क्षेत्रों पर फोकस किया गया, जिसमें कि जल सुरक्षा, ग्रामीण बुनियादी ढांचा, आजीविका बुनियादी ढांचा और चरम मौसम आपदाओं से बचाव जैसे 4 प्रमुख क्षेत्रों पर इस पर ध्यान दिया गया है। और फंडिंग की बात करें तो केंद्र जो है वो 60:40 मॉडल पर कार्य करेगा। और इसी के साथ इस योजना का उद्देश्य केवल रोजगार नहीं है बल्कि इसका ठोस परिणाम प्राप्त करना है, टिकाऊ ग्रामीण विकास बनाना है, साथ ही साथ आजीविका और आपदा रोधी गाँव का भी निर्माण करना है। और इसी के साथ आगे बढ़ेंगे अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। न्यूज़ है तमिलनाडु सेट टू कंडक्ट सर्वे ऑफ हॉर्नबिल पॉपुलेशन। ये जो टॉपिक है ये आपका जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट से संबंधित है। तो न्यूज़ क्या है इसे समझ लेते हैं। तो तमिलनाडु सरकार जो है वो हॉर्नबिल पक्षियों की आबादी का पहला व्यापक सर्वेक्षण शुरू करने जा रही है, जो कि राज्य की जैव विविधता संरक्षण पहल का हिस्सा है। इस वर्ष की शुरुआत में हॉर्नबिल संरक्षण के लिए राज्य की पहल का हिस्सा है और ये जो पूरी टीम है वो दिसंबर के अंत से लेकर मार्च के अंत या अप्रैल 2026 के आरंभ तक हॉर्नबिल के आवासों का संरक्षण करेंगी। और इसी के साथ पहले चरण के क्षेत्रों की बात करते हुए इसमें अनामलाई टाइगर रिजर्व, श्रीविल्लिपुथुर मेगा मलाई टाइगर रिजर्व, कलाक्कड़ मुंडूथुरई टाइगर रिजर्व, करमदई और मेट्टूपालयम पर्वतमालाएं शामिल हैं। यानी कि पहले चरण में इन क्षेत्रों में सर्वेक्षण किया जाएगा और सर्वेक्षण को लाइन ट्रांसेक्ट पद्धति का उपयोग करके किया जाएगा, जिसमें कि वनकर्मी, जीव विज्ञानी और शोधकर्ता प्रतिदिन चिन्हित आवास के माध्यम से कई किलोमीटर पैदल चलकर देखे गए जीवों को रिकॉर्ड करेंगे और जनसंख्या घनत्व का अनुमान लगाएंगे। आपको बता दें कि इस सर्वेक्षण के दौरान 4 प्रजातियों जिसमें कि ग्रेट हॉर्नबिल, मालाबार ग्रे हॉर्नबिल, इंडियन ग्रे हॉर्नबिल और मालाबार पाइड हॉर्नबिल को दर्ज किए जाने की उम्मीद है। और इसी के साथ जनसंख्या गणना के अलावा इस पहल का उद्देश्य पर्यावरण की रक्षा करना भी है, विशेष रूप से उन बड़े परिपक्व पेड़ों का संरक्षण करना जिनमें कि प्राकृतिक खोखले भाग होते हैं, जिन पर हॉर्नबिल घोंसला बनाने के लिए निर्भर करते हैं। और इसी के साथ इस वर्ष जुलाई में राज्य सरकार ने कोयम्बटूर जिले के अनामलाई टाइगर रिजर्व में हॉर्नबिल संरक्षण के लिए देश का पहला उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। वर्तमान चरण पूरा होने के बाद सर्वेक्षण से हॉर्नबिल की सटीक जनसंख्या का अनुमान प्राप्त होने की उम्मीद है, जो कि दीर्घकालिक संरक्षण नीतियों को निर्देशित करने में सहायक होगा। और इस लिहाज से ये भी न्यूज़ जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अब इसी के साथ आगे बढ़ेंगे अपनी अगली और अंतिम न्यूज़ की तरफ। न्यूज़ एक्स सेफ फॉर यूज कैंसर रिस्क क्लेम्स अनफाउंडेड FSSAI। और ये जो टॉपिक है ये आपके GS पेपर 3 हेल्थ से संबंधित है। आप लोगों ने देखा होगा कि हाल ही में ये न्यूज़ काफ़ी तेज़ी से फैल रही है कि अंडे खाने से कैंसर हो सकता है। तो अब FSSAI ने स्पष्ट किया कि भारत में उपलब्ध अंडे जो हैं वो पूरी तरीके से सुरक्षित हैं और इन्हें कैंसर से जोड़ने वाले सोशल मीडिया दावे भ्रामक और निराधार यानी बिना किसी आधार के हैं। नाइट्रोफ्यूरॉन मेटाबोलाइट्स जैसे कैंसरकारी पदार्थों के आरोप लगे, लेकिन FSSAI ने कहा कि मुर्गी पालन में नाइट्रोफ्यूरॉन पूर्ण प्रतिबंधित है खाद्य सुरक्षा विनियम 2011 के अनुसार। और इसी के साथ FSSAI जिसका पूरा नाम खाद्य सुरक्षा एवं खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण है, इसके अनुसार नाइट्रोफ्यूरॉन मेटाबोलाइट्स के लिए 1.0 माइक्रोग्राम प्रति किलोग्राम की बाह्य अधिकतम अवशेष सीमा केवल नियामक प्रवर्तन उद्देश्यों के लिए निर्धारित की गई है। और ये सीमा न्यूनतम स्तर को दर्शाती है जिसे कि उन्नत प्रयोगशाला विधियों द्वारा विश्वसनीय रूप से पता लगाया जा सकता है। और इसका अर्थ ये नहीं है कि पदार्थ का उपयोग अनुमत है। और नाइट्रोफ्यूरॉन मेटाबोलाइट्स के सूक्ष्म स्तर के आहार सेवन और कैंसर या अन्य प्रतिकूल स्वास्थ्य परिणामों के बीच कोई स्थापित कारण संबंध नहीं है। और प्राधिकरण ने यह भी दोहराया है कि किसी भी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने अंडे के सामान्य सेवन को कैंसर के बढ़ते जोखिम से नहीं जोड़ा है। गौरतलब है कि एक विशिष्ट अंडे के ब्रांड के परीक्षण से संबंधित रिपोर्टों पर ध्यान दिया गया और अधिकारियों ने बताया कि इस तरह की खोजें अलग थलग और बैच विशिष्ट होती हैं, जो कि अक्सर अनजाने संदूषण या फीड संबंधित कारकों से उत्पन्न होती हैं और देश में समग्र अंडा आपूर्ति श्रृंखला का प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं।
और इसी के साथ कोई राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने अंडे को कैंसर से नहीं जोड़ा है, इस लिहाज से ये भी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। अब इसी के साथ आगे बढ़ेंगे हमारे आज के अभ्यास प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हॉर्नबिल सर्वेक्षण के पहले चरण में शामिल नहीं है? ऑप्शन है ए अनामलाई टाइगर रिजर्व, बी श्रीविल्लीपुथुर मेगा मलाई टाइगर रिजर्व, सी कलाक्कड़ मुंडूथुरई टाइगर रिजर्व या डी सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। और इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। आप इस प्रोग्राम के PDF को हमारे नेक्स्ट IAS हिंदी टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ अहम और ज़रूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।